जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आज हम फिर इस क्लास में 2 नंबर पक्का करते हैं वाक्यों के त्रुटि मार्जन को पढ़कर। इसमें हर प्रकार से जितनी प्रकार से त्रुटियां हो सकती हैं वाक्यों में उन सभी को पढ़ लेंगे और इसी को 1 से 2 बार दोहरा लीजिएगा बच्चों। बस इसी में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, वाक्यों में वाक्य जो भाषा है, तो वाक्य भाषा की जो अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। क्या वाक्य जो है ये भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप बताएंगे वर्ड। और भाषा की शाब्दिक सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब शब्द बताएंगे। लेकिन ये वाक्य की पूछ रही है कि वाक्य जो भाषा की सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, मतलब एक वाक्य अच्छे से लिख दिया जाए पूर्ण विराम लगा के, उसमें जो एकदम सार्थक अर्थ निकले, तो उसी को वाक्य कहते हैं। कई सार्थक शब्दों से मिलकर जब बनता है। अब इसी में त्रुटियां हो जाती हैं लिंग संबंधी या सर्वनाम संबंधी किसी प्रकार से, तो उसी को त्रुटि मार्जन कहते हैं बच्चों। तो इसी कारण परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक होता है। मतलब शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध वाक्य शुद्धि का ज्ञान होना जरूरी है कि कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करना है। इस प्रकार से वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि व्याकरणिक जो कोटियां हैं, तो इन व्याकरणिक कोटियों से संबंधित या अन्य प्रकार की जो त्रुटियां हैं अथवा अशुद्धियां हैं, ऐसे अशुद्धियां हो सकती हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त इन्हीं अशुद्धियों के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आइए इसी को हम जानते हैं, थोड़ा उदाहरण को लेकर समझते हैं बच्चों। राजेश गीत गाती है, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। चूंकि यहाँ संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो गया, क्योंकि राजेश क्या है, पुल्लिंग है। तो राजेश गीत गाता है होना चाहिए। वह लोग क्रिकेट खेलता है, वह लोग क्रिकेट खेलते हैं। महादेवी वर्मा महान कवि हैं, तो महादेवी वर्मा महान कवि नहीं है, कवित्री हैं। बच्चे छत में खेलते हैं, तो छत में नहीं खेलते, छत पर खेलते। इसी प्रकार से त्रुटियां होती हैं। अब देखिए बच्चों, उपरोक्त वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। आपने देखा जितने थे वाक्य यहाँ पर, सब व्याकरणिक दृष्टि से देखिए ये सब अशुद्ध है। इन वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार है। अब आइए देखिए, राजेश गीत गाता है, वह लोग खेलते हैं क्रिकेट। महान कवित्री है कौन, महादेवी वर्मा महान कवित्री, वह सब छत पर खेलते हैं। इस प्रकार से त्रुटियां होती है। तो इसी सब चीजों को आज हम समझेंगे। पहले वाक्य में लिंग, दूसरे वाक्य में वचन और तीसरे वाक्य में लिंग तथा चौथे वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। देख रहे हैं ना बच्चों, गाता है, गाती लिखा था, जबकि गाता होना चाहिए, तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो गया। खेलते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पर खेलते हैं होना चाहिए, इसलिए खेलता है लिखा था, वचन संबंधी हो गया। और यहाँ पर कवित्री, यहाँ पर भी लिंग संबंधी कवि लिखा हुआ था, जबकि कवित्री होना चाहिए क्योंकि स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर कारक संबंधी, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए, मैं लिखा था, कारक संबंधी। अब देखिए बच्चों, वाक्य मूलतः शब्दों के सार्थक समूह को कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य रचना में अशुद्धियां वर्तनी से संबंधित होती हैं, जिसके अंतर्गत अशुद्धियां स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिकता आदि स्तरों पर भी देखने को मिलते हैं। मतलब कई स्तरों पे अशुद्धियों को देखने को मिल जाता है। जो जैसे कभी स्वर में जैसे आ लगना है तो बड़ा आ लग गया, छोटी लगना तो बड़ी लगना लग गया। व्यंजन संबंधी, अनुस्वार संबंधी तमाम प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं, जो वाक्य के भाव को ही पूर्ण रूप से बदल कर रख देते हैं। अब आइए देखते हैं उदाहरण में। इसको बस मात्र फोकस कीजिएगा बच्चों, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। वो मेरी ओर बार बार देख रहा था। आज प्रदीप की सांस अपने बच्चों के साथ आई थी। पानी में हंस तैर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कितनी सारी अशुद्धियां, कहाँ कहाँ त्रुटियां। उपरोक्त वाक्यों में हमें यह भी जानना चाहिए
कि कहाँ पर चंद्रवेदी वाला हा लगना चाहिए, कहाँ अनुस्वार वाला लगेगा, मात्रा, ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए, उपरोक्त वाक्य को पढ़ने के उपरांत सार्थक अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। कैसे? अभी देखिए, यहाँ वाक्यों के अनुरूप तथा संदर्भानुसार शब्दों का या पदों का प्रयोग नहीं किया गया है। वाक्यों के अशुद्ध रूप का इस प्रकार देखिए, शुद्ध रूप इस प्रकार देखिए बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर बार बार, यहाँ बार बार लिखा था, क्या होना चाहिए? बार बार होना चाहिए। यहाँ पर सास, सास नहीं होना चाहिए, सास, क्योंकि प्रदीप की सास है, पत्नी की माँ है। यहाँ पर देखिए, पानी में हंस, तो यहाँ पर चंद्रबिंदी न रख के मात्र अनुस्वार लगता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर आपको डिटेल समझाया गया कि पहले वाक्य में वाह व्यंजन, व्यंजन के वजह से अशुद्धि हो गई, वाह होना चाहिए था। और दूसरे वाक्य में ये देखिए, अनुस्वार के हिसाब से अशुद्धि हो गई, यहाँ पर ये होना चाहिए था। तीसरे वाक्य में ये देखिए, यहाँ पर भी अनुस्वार संबंधी अशुद्धि, यहाँ पर ये होना चाहिए था। तो यही सब सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, वाक्य संशोधन की दृष्टि से इस प्रकार की निम्नलिखित त्रुटियों की वांछित जानकारी प्रस्तुत की जा रही है, हमें समझना चाहिए। अब ये 4 पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे बच्चों। इस 2 नंबर के लिए इस 4 पॉइंट पे हमको फोकस करना। पहला क्या है? लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं। कारक संबंधी दूसरा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए यह कारक है। काल संबंधी त्रुटियां, मतलब जैसे वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। तो सबसे पहले हम लिंग एवं वचन संबंधी अशुद्धियों को या त्रुटियों को समझ लेते हैं क्या है। लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियों के लिए हिंदी भाषा में अन्वय का ज्ञान होना आवश्यक है। अन्वय का ज्ञान होना आवश्यक। अन्वय के लिए अन्विति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्वय, अन्विति का अर्थ होता है मेल, जोड़, मिलाप। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे ऊपर आपने देखा था कि राजेश क्या कहता है? गीत गाती है। क्या होना चाहिए था? गीत गाता है। तो यही सारी अशुद्धियां। अन्वय अर्थात अन्वित कहा जाता है। जैसे कि रविंद्र और प्रियांशी विद्यालय गई, तो ये गई नहीं होना चाहिए, रविंद्र और प्रियांशी विद्यालय गए। इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, अतः शुद्ध वाक्य होगा रविंद्र और प्रियांशी विद्यालय गए। अब देखिए, लिंग, वचन आदि के से संबंधित अन्वय अन्विति के नियम निम्नलिखित हैं। यहाँ पर थोड़ा नियम को देख लीजिए बच्चों। कर्ता और क्रिया का अन्वय या अन्विति, तो यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है, मतलब करता है कोई, वो विभक्ति मतलब उसके साथ विभक्ति नहीं लगी है, जैसे ने, को, पर, में, ये सब विभक्ति नहीं लगी है, रहित है, तो उसकी क्रिया के लिए लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। मतलब कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होगी, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में होगी। देखिए बच्चों, देवेंद्र क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर दिव्यांशी पुस्तक पढ़ती है, राधिका खाना पकाती है। यहाँ पर सारी चीजें सही बैठी हुई हैं। देवेंद्र पुल्लिंग है इसलिए खेलता रहेगा, दिव्यांशी स्त्रीलिंग इसलिए पढ़ती रहेगा, राधिका स्त्रीलिंग इसलिए पकाती रहेगा। इसी तरह से चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगे बच्चों। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो सकर्मक क्रिया और कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होती है। जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पे, सकर्मक और अकर्मक। तो जैसे लड़के ने खाना खाया, तो आप क्वेश्चन आप करिए कि खाना खाया, खाया से क्वेश्चन कीजिए कि क्या खाया, तो क्या क्वेश्चन आपको मिला कि खाना खाया, इसलिए ये क्रिया कैसी है? सकर्मक है। कविता ने पत्र लिखा, लिखा से क्वेश्चन की क्या लिखा? तो पत्र लिखा। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो मैंने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। तो ये हो गया सारी सकर्मक क्रिया। जहां पर कर्म हो, ये देखिए जैसे खाना, पत्र, पुस्तक, ये सारे कर्म हैं। जब कोई वाक्य कर्म के साथ रहेगा तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं बच्चों। यदि समान लिंग और विभक्ति रहित अनेक कर्ता पद और समुच्चय बोधक शब्दांश से जुड़े हों, तो फिर से समझिए, यदि समान लिंग, समान प्रकार के लिंग की विभक्ति रहित, मतलब विभक्ति ना हो उसमें, अनेक कर्ता पद
और समुच्चय बोधक शब्दांश से जुड़े हो, मतलब अनेक और कर्ता पद हों और प्लस वो समुच्चय बोधक शब्दांश से जुड़े हुए हों, तो क्रिया उसे लिंग में तथा बहुवचन में होती है। देखिए अब यहाँ पर अनेक कर्ता है कि नीचे रमेश है, रमेश के साथ और दो लोग जुड़े हैं, सुरेश दिनेश। उसके बाद पुस्तकालय जाते हैं, यहाँ पर और से जुड़ा हुआ समुच्चय बोधक से, रमेश सुरेश और ये देखिए समुच्चय बोधक और दिनेश पुस्तकालय जाते हैं। गीता गीतिका राधिका गीतिका और संगीता और देखिए समुच्चय बोधक गीत गाती हैं। इस तरह से आपको शुद्ध वाक्यों को पकड़कर और सही आंसर पे टिक लगाना रहेगा, मतलब सही आंसर लिखना रहेगा आपको। और हम आपको कुछ वर्षों के इम्पोर्टेंट जो दिए हैं उसको भी आगे अभी पढ़ाने वाले हैं। पहले हम नियम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय या का प्रयोग हुआ हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार होगी। इस पॉइंट को आपको समझने की आवश्यकता बच्चों। यदि वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ताओं, मतलब दो या दो से अधिक कर्ता हूं और बीच में विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय, मतलब विभाजक या लगा हो, मतलब ये पार्ट या मतलब आम या इमली, राधा या श्याम, इस तरह से या लगा हो तो ये अव्यय विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं या शब्द। तो कह रहे हैं कि इसका अगर प्रयोग हो तो क्रिया का जो अंतिम कर्ता होगा, अंत में जो कर्ता होगा, उसी के लिंग के अनुसार वचन, लिंग और वचन के अनुसार क्या होगा, प्रयोग होगा। तो देखिए राजीव की 5 रजाइयां या एक कंबल बिकेगा। अब यहाँ पर कंबल के अनुसार बिकेगा लग गया। यहाँ पर देखिए रमेश की एक गाय या लग गया विभाजक बोधक समुच्चय बोधक। तो सोहन का बैल बिकेगा, मतलब रमेश का गाय या रमेश की गाय या सोहन का बैल बिकेगा। तो यहाँ पर अंतिम जो करता है कंबल और बैल, इसी के अनुसार ये क्रिया लगी हुई है। यदि 5वें पॉइंट पे देखिए बच्चों, 5वां पॉइंट, यदि विभिन्न लिंगों के अनेक कर्ता और से जुड़े हों, अनेक कर्ता किससे जुड़े हों, और से जुड़े हों, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन, मतलब और जुड़े हों मतलब बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो क्रिया कैसी होगी, तब पुल्लिंग हो जाएगी। कैसे, उस सिनेमा को सैकड़ों बालक पुरुष और स्त्री देख चुके हैं, मतलब अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए और से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया जो है बहुवचन हो गई। एक बैल, दो भीड़ और से अनेक गायें चर रहे हैं, अब क्रिया बहुवचन होगी, चर रहे हैं। यदि वाक्य में, 6ठा पॉइंट देखिए बच्चों, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग विभक्ति रहित एक वचन करता हो तथा दोनों के बीच और ये संयोजक का प्रयोग हुआ हो तो उनकी क्रिया पुल्लिंग या बहुवचन में होगी। ये नियम है बच्चों, इस नियम को बढ़िया से समझ लेंगे तो चीजें अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए धैर्य पूर्वक इसका ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से समझिए इसको। यदि वाक्य में दो भिन्न, मतलब दो अलग अलग लिंग हों और विभक्ति रहित एक वचन करता हो तो, मतलब लिंग भी, मतलब स्त्री लिंग हो, कहीं पुल्लिंग लिंग हो, पुल्लिंग हो और विभक्ति रहित हो, मतलब विभक्ति भी ना हो, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से किए द्वारा, ये सब विभक्ति ना हो, और एक वचन में, कर्ता कैसा, एक वचन में, तथा दोनों के बीच और का संयोजक का प्रयोग हुआ हो और जुड़ा हो तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। ये बात ध्यान देने योग्य है बच्चों। तो क्रिया कैसी होगी, पुल्लिंग होगी और बहुवचन होगी। जिससे देखिए बाघ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बाघ और बकरी। अब यहाँ पर देखिए बाघ क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, बकरी स्त्रीलिंग हो गई। एक ही घाट पर पानी पीते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर समझिए, यदि वाक्य में दो भिन्न अर्थात अलग अलग लिंग या विभक्ति रही, विभक्ति यहाँ पर नहीं है, एक वचन और एक ही है हो तो दोनों के बीच और संयोजक से और से जोड़े हुए हों तो वहां पर क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। पीते हैं बहुवचन हो गया और पुल्लिंग भी है। रमेश और निशा, देखिए यहाँ पर रमेश पुल्लिंग है और निशा क्या है, स्त्रीलिंग है। विद्यालय जाते हैं, लेकिन क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग है और बहुवचन में है। ये नहीं है कि जाती हैं, निशा के अनुसार नहीं हुआ, रमेश के अनुसार हुआ जाते हैं, यहाँ पर बाघ के अनुसार हुआ पीते हैं।
अब 7वें पॉइंट पे देखिए बच्चों, ध्यान से सुनते रहिए, बस फोकस करके आप ध्यान से सुनिए क्या इसमें चीजें हैं। यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बनकर आए हूं, मतलब ये तीनों एक वाक्य में कर्ता बनकर आए हूं, तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। समझिए बच्चों, उत्तम पुरुष जैसे राकेश अन्य कोई थर्ड पर्सन हो गया, तुम मध्यम पुरुष हो गया, और हम, मैं का हम, ये उत्तम पुरुष हो गया। अब यहाँ और से जुड़ा हुआ कह रहे हैं क्या, अब इसमें हम के अनुसार होगा। नृत्य देखने चलेंगे, किसके अनुसार है, हम के अनुसार है, नृत्य देखने चलेंगे। वो, तुम और हम घूमने चलेंगे, तो ये क्रिया किसके अनुसार हो गई, ये जो उत्तम पुरुष है, हम। यदि कर्ता, 8वां पॉइंट देखिए बच्चों, यदि कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो, मतलब कर्ता क्या है नहीं पता, तो क्रिया पुल्लिंग में ही होगी। जैसे कक्षा में कौन शोर मचा रहा, अब कौन भी नहीं पता है, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तुम मचा रहा, तो क्या हो, क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग में ही होगी। विद्यालय तक तुम्हें कौन छोड़कर आता है, तो अब कौन में कहाँ पता, विद्यालय में नहीं पता चल रहा है, कक्षा में भी नहीं पता चल रहा है कि क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो वहां पर कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगा। 9वें पॉइंट पे फोकस कीजिए, ये बहुत ध्यान देने वाली सारी चीजें थी बच्चों। सम्मान देने हेतु एक वचन की कर्ता के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। समझिए, किसी को सम्मान से बात करना है, आपसे बड़े कोई हैं, तो वो भले अकेले हैं, एक ही वचन में है, लेकिन वहां पर आप क्रिया क्या लगाएंगे, बहुवचन लगाएंगे। जैसे गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ी आप कहेंगे कि गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहा है, गुरुजी एक ही है, लेकिन क्रिया क्या है, बहुवचन है, रहे हैं। पिताजी हमें कविता सुना रहे हैं। इस तरह से आपने इतनी सारी चीजों को देखा। अब दूसरे पॉइंट पे आप देखिए कि कर्म और क्रिया का अन्वय संबंधी जो त्रुटियां होंगी, इसके नियम को भली प्रकार हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। पॉइंट 1 को देखिए, यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हो तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। यदि कर्ता और कर्म दोनों क्या है, विभक्ति सहित, मतलब विभक्ति लगा हो, कर्ता में विभक्ति हो और कर्म में भी विभक्ति हो, तो क्रिया कैसी होगी, पुल्लिंग होगी। अब यहाँ पर समझ लीजिए, राम ने, राम के साथ भी विभक्ति लगा है ने, रावण को, रावण के साथ भी विभक्ति लगा है को, मारा, तो क्या हो गया, क्रिया क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, मारा, मारे या मारी नहीं हुआ, मारा हो गया, पुल्लिंग हो गया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, देखिए बच्चों, पुल्लिंग। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यदि कर्ता को प्रत्यय से जुड़ा हो, कर्ता जो है ये किससे, को प्रत्यय से जुड़ा हो, तथा कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आई हो, तथा जो कर्म है वहां पर क्रियार्थक कोई संज्ञा आ गई हो, जैसे चलना, टहलना, रोना, आना जाना, खाना, इस तरह से क्रियार्थक संज्ञा आई हो, तो सदैव क्या होगा, तो क्रिया क्या होगा, सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। किस पुरुष में, अन्य पुरुष में। देखिए कैसे, तुम्हें, अर्थात यहाँ पर तुमको छिपा हुआ है, तुम्हें, तुमको छिपा हुआ, पुस्तक पढ़ना नहीं आता है, तुम्हें पुस्तक पढ़ना नहीं आता है, उसे, अर्थात उसको सही तरीके से बात करना नहीं आता है, तो देखिए एक वचन में है और पुल्लिंग है, क्रिया नहीं आता है, ये देखिए बात करना, क्रिया क्या है, पुल्लिंग, पुस्तक पढ़ना पुल्लिंग। अब यहाँ पर देखिए पढ़ना और ये देखिए करना, तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्रियार्थक संज्ञा है, क्रियार्थक ये सब संज्ञा है। यदि वाक्य में कर्ता ने, देखिए ने विभक्ति से युक्त हो, कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, कर्म की को विभक्ति ना हो, मतलब कर्ता में जो है वो ने विभक्ति तो हो, लेकिन जो कर्म है उसमें को जो विभक्ति लगता है वो ना हो, तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। तो मतलब जो कर्म होगा उसी के अनुसार होगी, जैसे कि कर्म स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा, एक वचन में तो एक वचन होगा, प्रथम पुरुष में तो प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष में तो अन्य पुरुष, उस अनुसार क्रिया प्रयोग की जाएगी। जैसे राकेश ने पत्रिका पढ़ी, अब यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए था, पढ़ी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार ने तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर पत्रिका को नहीं लिखा कि राकेश ने पत्रिका को पढ़ा, को लगा होता तो पढ़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पर कर्म के साथ को नहीं लगा है, इसलिए पढ़ी हो जाएगा। तो पत्रिका के साथ, अब पत्रिका आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग हो गई, पढ़ी। मैंने रुपए दिए,
अब यहाँ रुपए के अनुसार दिए हो गए, क्या रुपए बहुवचन में है ना। वचन भी यहाँ पर देखिए लिंग वचन पुरुष सब दिया हुआ, इसके अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। कब? जब कर्म के साथ को विभक्ति ना लगा हो और कर्ता के साथ ने विभक्ति लगा हो। देखिए मैं के साथ ने लगा हुआ है। अब चौथे पॉइंट पे फोकस कीजिए बच्चों। यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित है बच्चों, विभक्ति नहीं रहेगा, विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन हो जाएगी। विभक्ति रहित कर्म, तुमने गाय, अब यहाँ पर गाय कर्म है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए गाय को, लेकिन यहाँ पर को नहीं लगा हुआ है। तुमने गाय और भैंस मोल ली। अब क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया जो हो गई और बहुवचन में हो गई। तुमने क्या किया, गाय को नहीं लगा है ना, भैंस को लगा है, मोल लिया हो जाता तब, लेकिन अब यहाँ पर विभक्ति रहित है, इसलिए तुमने गाय और भैंस मोल ली। सुरेश ने एक बकरी को नहीं लगा है, विभक्ति नहीं लगा है, एक बकरी और एक भेड़ खरीदी, तो अब क्रिया क्या हो गई, बहुवचन। पांचवें पॉइंट पे देखिए बच्चों, धैर्य पूर्वक ध्यान से सुनते रहिएगा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इस नियम को समझ लिए तो कहीं से भी घुमा फिरा के दे, भले आप नहीं पढ़े रहेंगे, लेकिन वो चीजें आप अच्छे से कर पाएंगे। यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक अप्राणीवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ बहुवचन में आए तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे किसान ने एक बैल और एक भैंस बेची। समझिए बच्चों, यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक, जैसे एक ही लिंग है बैल और भैंस, प्राणीवाचक हो या अप्राणीवाचक हो, मतलब जैसे जीव हो या निर्जीव हो, और अप्रत्यय कर्म एक साथ, अप्रत्यय कहते हैं कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्या होगी, क्रिया एक ही वचन में। जैसे किसान के साथ विभक्ति लगी है, एक बैल और एक भैंस क्या हुआ, बेची। राकेश ने एक पुस्तक और एक पेंसिल खरीदी। छठा पॉइंट पे देखिए बच्चों, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय कर्म आए तो वो क्या हो जाएंगे, और वो क्या से जुड़े हों, और से जुड़े हों, किससे, और से जुड़े हों। विभिन्न अर्थात कई प्रकार के लिंग पे, मतलब पुरुष हो स्त्री लिंग हो के अनेक प्रत्यय कर्म आए, कर्म की बात हो रही, तो और वो क्या है, और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी, और से जुड़े भी हों और कई लिंग वचनों में आए तो जो अंतिम में लिंग होगा, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, तो उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, राजेश ने रोटी और दही खाया, तब रोटी तो आपका हो गया स्त्रीलिंग, लेकिन दही है आपका पुल्लिंग, और इसी दही के अनुसार ये खाया लग गया, खाई नहीं हुआ। आप अगर यहाँ पर लिखा होता राजेश ने दही और रोटी खाई, हो जाता। फिर मैंने पापड़ और मिठाई खाई, यहाँ पर मिठाई स्त्रीलिंग है, पापड़ पुल्लिंग है, तो अब मिठाई के अनुसार क्रिया लग गई खाया। तो मुझे विश्वास है बच्चों चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और अब हम आपको संज्ञा से संबंधित चीजों को लेकर चलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का आगमन। तो वाक्य में सर्वनाम उसी संज्ञा के लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण करता है जिस संज्ञा के स्थान पर उसका कोई प्रयोग हुआ हो। जैसे मैंने माधव को देखा, वो घूम रहा था, मैंने राधिका को देखा, वो खाना खा रही थी। इस प्रकार से यदि अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम प्रयुक्त हो तो वो पुल्लिंग हो जाता है। जैसे रघु, राजीव और सोहन आज क्रिकेट खेलने गए थे, परंतु कल वह फुटबॉल खेलेंगे। सुमित, अमित और केशव अभी खेल रहे हैं, परंतु वह जल्द ही पढ़ने चले जाएंगे। इस तरह से सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बच्चों एक वचन के लिए भी बहुवचन का ही प्रयोग होता। पहले ही हमने बता दिया। गुरुजी छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वह कल गणित की कक्षा लेंगे। चाचा जी गांव से घर आए हैं, यहाँ गांव से आए हैं, परंतु वह जल्दी ही चले जाएंगे। इस तरह से वर्ग अथवा समूह का प्रतिनिधि अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा हमें, मैं नहीं कहे, हमें कहें, हमें अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। सभी लड़कों ने कहा हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे। इस तरह से विशेष और विशेषण का अन्वय देख लीजिए।
तो अब ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे और साथ ही आपको कुछ परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसको भी पढ़ा देंगे। इस तरह से आपका 2 वीडियो में ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा। पहले वीडियो में आपने मैक्सिमम नियम को पढ़ा जो कि बहुत जरूरी है। जब तक आप नियम को नहीं समझेंगे तब तक चीजें बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। पता चलेगा कि चीजें रट रट के लिखना पड़ेगा और ऐसे चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेगी। कोई भी सेंटेंस आएगा, नियम आप समझे रहेंगे तो तुरंत उसको सही कर पाएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।